नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर चालीसा, एक ऐसा बुलेटिन जहां आपको मिलती है दिन भर की सारी खबरें फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। शुरुआत हम करेंगे कारोबार जगत की खबरों से, फिर आपको बताएंगे राजनीति का हाल। बुलेटिन के दूसरे हिस्से में होंगी राज्यों की बड़ी अपडेट्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट के तड़के के साथ दुनिया जहान का हाल। तो शुरू करते हैं आज की खबर चालीसा। कमजोर संकेतों के चलते बाजार में आज पिछले 5 दिनों की तेजी पर ब्रेक लग गया। मेटल, ऑयल एंड गैस और आईटी शेयरों में बिकवाली के चलते बाजार पर दबाव बना। कारोबार के अंत में निफ्टी 208 अंक टूटकर 16,663 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स भी 709 अंक गिरकर 55,776 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें तो 289 अंकों की गिरावट के साथ 35,022 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स आज 177 अंक ऊपर 56,663 पर खुला था। इसने 56,720 का ऊपरी और 56,418 का निचला लेवल बनाया। इसके 30 में से सिर्फ 9 शेयर बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे। गिरने वाले प्रमुख शेयरों में टेक महिंद्रा और कोटक बैंक 3-3% तक गिरे। इंफोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, HCL टेक के शेयर 2% से ज्यादा टूटे। इनके अलावा एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड, विप्रो, इंडसइंड बैंक, HDFC, इसके अलावा HDFC बैंक और हिंदुस्तान यूनिलीवर भी गिरकर बंद हुए। पेटीएम का शेयर आज भी 12% से ज्यादा टूटकर बंद हुआ। सोमवार को इसमें 13% की गिरावट आई थी। पेटीएम का मार्केट कैप अब सिर्फ 38,000 करोड़ रुपए रह गया है। इधर रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत और सीज फायर की उम्मीदों के चलते कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट आई है। इस हफ्ते सिर्फ 2 दिन में ही क्रूड का भाव 12% से ज्यादा लुढ़का है। आपको बता दें कि 14 साल के रिकॉर्ड स्तर से क्रूड का भाव करीब 28% फिसला है। सिर्फ 7 दिन में ब्रेंट $139 से गिरकर $100 के नीचे पहुंच गया। आज ब्रेंट क्रूड का $100 के नीचे पहुंचना लेवल बड़ा ही ऐतिहासिक था। इसी तरह MCX पर क्रूड का भाव 7,400 के नीचे पहुंच गया। पंजाब नेशनल बैंक का ITPCL यानी ILNFS तमिलनाडु पावर कंपनी लिमिटेड के NPA खाते में 2,060 करोड़ के फ्रॉड की जानकारी दी। बैंक ने कहा कि वो निर्धारित नियमों के तहत पहले ही इसके लिए 824 रुपए का प्रावधान कर चुके हैं। बैंक ने शेयर बाजार को भेजी सूचना में बताया कि बैंक की तरफ से कंपनी के खाते में 2,060 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी पाए जाने की सूचना RBI को भेजी जा रही है। ILNFS ने स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत ITPCL का गठन किया था। फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने मुकुंदा फूड्स में 16.66% हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान किया है। आज इसे जोमेटो बोर्ड से मंजूरी मिल गई। कंपनी ने मुकुंदा फूड्स में 16.66% हिस्सेदारी 37.5 करोड़ रुपए में खरीदनी है। मुकुंदा फूड्स एक रोबोटिक कंपनी है जो स्मार्ट रोबोटिक इक्विपमेंट्स बनाती है। इसका इस्तेमाल रेस्टोरेंट में खाना तैयार करने में किया जाता है। केंद्र सरकार ने आज ऑटो PLI के लिए चुनी कंपनियों में नामों का ऐलान कर दिया। करीब 75 कंपनियों के आवेदन को मंजूरी मिली है। इनमें मारुति सुजुकी और हीरो मोटोकॉर्प जैसी कंपनियों के नाम शामिल हैं। जी बिजनेस ने पहले ही ये खबर बताई थी। भारी उद्योग मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट के लिए शुरू की गई PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को भारी सफलता मिली है और इसके तहत 74,850 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। सरकार ने 5 साल में 42,500 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव हासिल करने का लक्ष्य रखा था। और कोर्ट के बाहर मामला सुलझाने को लेकर फ्यूचर ग्रुप और Amazon के बीच चल रही बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है। दोनों कंपनियों के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है। 3 मार्च को Amazon ने फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ रहे कानूनी विवाद कोर्ट के बाहर सुलझाने का प्रस्ताव रखा था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को 15 मार्च तक का समय दिया था। Amazon के वकील ने कहा कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक फ्यूचर ग्रुप के किसी भी एसेट का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका उल्लंघन हुआ है। इस पर फ्यूचर ग्रुप के वकील ने कहा कि स्टोर का रेंट नहीं चुकाने के चलते मकान मालिकों ने लीज को रद्द किया है। केंद्र सरकार ने संसद में साफ कर दिया है कि सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने जैसा कोई प्रस्ताव नहीं है। यह सवाल कांग्रेस के एक सांसद ने पूछा था, जिस पर वित्त राज्य मंत्री की ओर से लिखित में यह जानकारी दी गई। आपको बता दें कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारों ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को फिर से लागू करने के आदेश दिए हैं। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की कर्मचारियों की मांग काफी पुरानी है। कांग्रेस की 2 सरकारों के फैसले के बाद अब इस मांग के और जोर पकड़ने की संभावना है।
टोयोटा किर्लोस्कर ने आज अपनी न्यू प्रीमियम हैचबैक ग्लैंजा से पर्दा उठा दिया। ये एक प्रीमियम सेगमेंट की हैचबैक कार है जिसकी शुरुआती कीमत 6,39,000 रुपए है। इसके टॉप वेरिएंट के लिए आपको 9,69,000 रुपए चुकाने होंगे। कंपनी ने इसे आकर्षक और कई लेटेस्ट फीचर्स के साथ पेश किया है। टोयोटा की इस कार का मुकाबला मारुति सुजुकी बलिनो 2022 और टाटा एल्ट्रोज के साथ ही होगा। ये कार 22 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देगी। इस कार में टोयोटा कनेक्ट टेक्नोलॉजी और अमेजॉन एलेक्सा जैसे सपोर्ट दिए गए हैं। रॉयल एनफील्ड ने हिमालयन स्क्रैम 411 को लॉन्च कर दिया है। ये रॉयल एनफील्ड का स्क्रैम्बलर शैली वाला मॉडल है। इसकी शुरुआती कीमत 2,03,000 रुपए है। स्क्रैम 411 7 अलग अलग रंगों में उपलब्ध है और इसमें 3 वेरिएंट दिए गए हैं। ये ब्लेजिंग ब्लैक, स्काईलाइन ब्लू, ग्रेफाइट येलो, ग्रेफाइट ब्लू, ग्रेफाइट रेड, व्हाइट फ्लेम और सिल्वर स्पिरिट कलर में उपलब्ध है। इसमें 141 सीसी और सिंगल सिलेंडर इंजन है। थ्रॉटल रिस्पांस को क्रिस्प और अधिक रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए स्क्रैम पर फ्यूलिंग को बदल दिया गया है। स्कूल कॉलेजों में हिजाब को लेकर जारी विवाद के बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने कहा कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने स्कूल कॉलेजेस में हिजाब पर बैन को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि स्कूल यूनिफॉर्म एक उचित प्रतिबंध है जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता। आपको बता दें, कर्नाटक के उडुपी जिले में एक कॉलेज में कुछ छात्राओं ने हिजाब पहनकर आने के बाद विवाद शुरू किया था। कॉलेज प्रशासन ने हिजाब के चलते उन छात्राओं को क्लास में बैठने से मना किया था जिसे उन्होंने कोर्ट में याचिका के जरिए चुनौती दी थी। हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक के यादगिरी में एक सरकारी कॉलेज में 35 छात्राओं ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। स्कूल की प्रिंसिपल ने उन्हें समझाया और हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने को कहा, लेकिन स्टूडेंट्स नहीं मानी और एग्जाम हॉल से चली गईं। उधर कोर्ट के फैसले के खिलाफ जहां हाईकोर्ट में याचिका लगाने वाली छात्राओं ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है, कोर्ट में अपील करने वाली लड़कियों ने बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसले पर निराशा जताई और इसे अपने साथ अन्याय बताया। We are ready to write our exams, sir. We will be preparing our exams by our own because we have not attended class for 3 months. We will be preparing it, but it depends on our government. It depends on our college will allow us inside the college with hijab. We have signed this petition because we wanted to wear hijab. We want to wear hijab and enter the classroom and write the exam. और हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर जम्मू कश्मीर के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने भी नाराजगी जताई है। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर कहा कि हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने का कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला बेहद निराशाजनक है। उन्होंने लिखा है कि एक तरफ हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, दूसरी ओर हम उन्हें एक साधारण विकल्प के अधिकार से वंचित कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि यह सिर्फ धर्म के बारे में नहीं बल्कि चुनने की स्वतंत्रता के बारे में है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने लिखा कि वो कोर्ट के फैसले से बेहद निराश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर परिवारवाद पर हमला बोला है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने सांसदों से कहा है कि अगर विधानसभा चुनाव में आपके बच्चे के टिकट कटे हैं तो उसकी वजह वो खुद हैं। उन्होंने कहा कि ये वंशवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 4 राज्यों में बीजेपी की बंपर जीत के बाद दिल्ली में पार्टी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवाद से जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने बीजेपी सांसदों से कड़े लहजे में कहा कि पार्टी में पारिवारिक राजनीति की इजाजत नहीं दी जाएगी। दूसरी पार्टियों की वंशवाद की राजनीति के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने फिल्म तक कश्मीर फाइल्स पर चर्चा करते हुए कहा कि कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बनती रहनी चाहिए क्योंकि ऐसी फिल्में सच को सामने लेकर आती हैं। पीएम ने कहा कि एक लंबे समय तक जिस सच को छुपाने की कोशिश की गई उसे सामने लाया जा रहा है। जो लोग सच छुपाने की कोशिश करते थे वो आज विरोध कर रहे हैं। इन दिनों आपने देखा होगा कश्मीर फाइल फिल्म की चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे लेकर के घूमते हैं वो पूरी जमात बौखला गई है पिछले 5-6 दिन से। और ये फिल्म को डिस्क्रेडिट करने के लिए बड़ा मुहिम चला है, आपने देखा होगा एक पूरी इकोसिस्टम। लेकिन उनको हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा करके रखा उसको तथ्यों के आधार पर जब बाहर लाया जा रहा है और कोई मेहनत करके ला रहा है तो उसको पूरी इकोसिस्टम लग गई है, पूरी इकोसिस्टम लग। और पाकिस्तान पर अनजाने में फायर हुई मिसाइल को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह घटना मिसाइल की जांच करते वक्त हुई
उन्होंने बताया कि मिसाइल यूनिट रेगुलेटर मेंटेनेंस का काम कर रही थी, तभी गलती से मिसाइल छूट गई। बाद में पता चला कि मिसाइल पाकिस्तान के इलाके में गिरी थी। आपको बता दें कि भारतीय सेना की बिना हथियारों वाली ये मिसाइल 9 मार्च को पाकिस्तान में 261 किलोमीटर अंदर बसे शहर चन्नू मियां के पास जा गिरी थी। इसमें हथियार न होने के चलते कोई नुकसान नहीं हुआ था। उन्होंने बताया कि सरकार ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है, उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज राज्यसभा में रूस यूक्रेन युद्ध और ऑपरेशन गंगा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन गंगा भारतीयों की निकासी करने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण इवैक्यूएशन ऑपरेशंस में से एक है। सैन्य कार्रवाई, हवाई हमले और गोलीबारी के बीच करीब 22,500 नागरिकों को सुरक्षित देश वापस लाया गया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन गंगा के तहत 90 उड़ानें संचालित की गई। इनमें 76 सिविलियन फ्लाइट थी और 14 भारतीय वायुसेना की उड़ानें थीं। पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान के शपथ ग्रहण से पहले सरकार ने बड़ा फैसला किया है। राज्य में कोविड से जुड़ी सभी पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। राज्य के गृह सचिव अनुराग वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार का यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि कल ही खटकड़ कला में सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में लाखों की भीड़ जुटने की संभावना है। ऐसे में वहां कोविड से जुड़ी शारीरिक दूरी और मास्क को लेकर आलोचना हो सकती थी। पंजाब में कोरोना का ग्राफ काफी कम हुआ है। सोमवार तक राज्य में 285 एक्टिव केस बचे थे। देश में कल यानी 16 मार्च से 12 साल से 14 साल के बीच के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगवाई जाएगी। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। सरकार ने इन उम्र वाले बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने का फैसला ऐसे वक्त पर किया है जब चीन, सिंगापुर जैसे देशों में संक्रमण के मामलों में तेजी नजर आ रही है। वैक्सीनेशन की शुरुआत से पहले नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन के अध्यक्ष ने कहा कि 12 से 14 साल के बच्चे हाई रिस्क पर हैं। इधर जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव को दिल्ली स्थित सरकारी बंगला खाली करना पड़ा। दिल्ली हाई कोर्ट ने शरद यादव को इसके लिए 15 दिन का समय दिया है। 2017 में जेडीयू की याचिका पर शरद यादव को राज्यसभा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने कहा कि शरद यादव को अयोग्य ठहराए 4 साल से अधिक समय बीत चुका है। ऐसे में उनके लिए सरकारी आवास बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। और यहां रुकेंगे खबर 40 में एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देश और दुनिया का हाल। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर 40। चलिए आपको बताते हैं देश और दुनिया का हाल रफ्तारी अंदाज में। सुप्रीम कोर्ट ने एक मकान मालिक की ओर से किराएदार के खिलाफ किए गए केस को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अगर किराएदार किसी मजबूरी के चलते किराए का पैसा नहीं देता तो ये क्राइम नहीं है, न ही आईपीसी में इसके लिए कोई सजा है। फैसला नीतू सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य की याचिका से जुड़ा है। इस मामले में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि किराया न चुका पाने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन आईपीसी के तहत केस दर्ज नहीं होगा। कोर्ट ने मामले से जुड़ी एफआईआर रद्द कर दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एनसीपी नेता नवाब मलिक की याचिका खारिज कर दी है। मलिक ने अपनी गिरफ्तारी के विरोध में याचिका लगाई थी, जिसमें उन्होंने ईडी की कार्रवाई और अपनी गिरफ्तारी को अवैध कहा था। साथ ही इसे स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन बताते हुए गिरफ्तारी को रद्द करने की अपील की थी। ईडी ने नवाब मलिक को 23 फरवरी को अरेस्ट किया था, जिसके बाद उन्हें स्पेशल पीएमएलए कोर्ट से ईडी की हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल मलिक 21 मार्च तक के लिए हिरासत में हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार धर्म संसद मामले में जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि त्यागी के भाषण की भाषा अभद्र थी, जिसका उद्देश्य दंगे भड़काना, दुश्मनी को बढ़ावा देना था। जस्टिस रविंद्र मैथानी की बेंच ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि अभद्र भाषा के दूरगामी परिणाम होते हैं। यह मामला पिछले साल 17 से 19 दिसंबर के दौरान हरिद्वार में धर्म संसद का है। आरोप है कि त्यागी ने भड़काने वाले बयान दिए थे। यूपी में सरकार के शपथ ग्रहण से पहले ही प्रशासन ने कुख्यात अपराधियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मेरठ में आज पुलिस प्रशासन और एमडीए ने दिल्ली रोड स्थित जगन्नाथपुरी में कुख्यात अपराधी बदन सिंह बद्दो के ठिकाने को जमींदोज कर दिया। प्रशासन ने जगन्नाथपुरी के पार्क पर अवैध तरीके से कब्जाई गई जमीन मुक्त कराई। पुलिस कस्टडी से फरार 2.5 लाख के इनामी माफिया बदन सिंह बद्दो की करोड़ों रुपए की कोठी को ढाया गया। उसकी कोठी भी इसी इलाके में मौजूद थी। देश भर के मौसम का पारा बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र के सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण और राजस्थान में लू चलने की चेतावनी जारी की है। आईएमडी का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में इस हफ्ते तापमान बढ़ने के आसार हैं। दिल्ली में तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है।
अगले 2 दिनों तक इसमें और अधिक इजाफा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने 16 मार्च को मुंबई सहित ठाणे, रायगढ़, पालघर, सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिलों में हीट वेव के असर को लेकर अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने लोगों को सलाह दी है कि जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलें। फिल्म द कश्मीर फाइल्स टिकट खिड़की पर कमाल कर रही है। 11 मार्च को रिलीज हुई फिल्म के पहले दिन का कलेक्शन जहां 3.5 करोड़ था, तो दूसरे दिन 8.5 करोड़, तीसरे दिन 15 करोड़ के पार कलेक्शन चला गया और चौथे दिन यानी सोमवार को भी फिल्म की कमाई 15 करोड़ के पार रही। इस तरह कश्मीर फाइल्स ने 42 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। शाहरुख खान ने भी अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का मन बना लिया है। शाहरुख खान ने अपना OTT प्लेटफॉर्म SRK+ नाम से लॉन्च करने की घोषणा ट्विटर पर की। शाहरुख ने अपने ट्वीट में कहा कि कुछ होने वाला है OTT की दुनिया में। वहीं शाहरुख के ट्वीट का जवाब देते हुए जाने माने डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने भी ट्वीट किया कि वो इस OTT वर्ल्ड में शाहरुख खान के साथ काम करने जा रहे हैं और उनके लिए ये किसी सपने के पूरे होने जैसा है। अमिताभ बच्चन और अजय देवगन स्टारर फिल्म रनवे 34 का टीजर आउट हो गया। इस बात की जानकारी खुद अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर दी। उन्होंने लिखा कि सच जमीन से 35,000 फीट ऊपर छुपा हुआ है। इसमें अमिताभ और अजय के अलावा रकुलप्रीत सिंह भी नजर आएंगी। ये फिल्म 29 अप्रैल 2022 यानी इसी साल रिलीज होगी। बता दें कि इस फिल्म को अजय देवगन ने डायरेक्ट भी किया है। एक्ट्रेस आलिया भट्ट आज अपना 29वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं। इस खास मौके पर फिल्म ब्रह्मास्त्र के मेकर्स ने फिल्म से आलिया का फर्स्ट लुक शेयर किया। साथ ही उनके लुक का एक मोशन वीडियो जारी किया गया। फिल्म में आलिया ईशा के किरदार में नजर आने वाली हैं। अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में आलिया के अलावा रणबीर कपूर भी लीड रोल में हैं। विक्की कौशल की अपकमिंग फिल्म सैम मानेकशॉ की शूटिंग अगले महीने शुरू होगी। इस फिल्म के सेट से जुड़ी सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। इस फिल्म में विक्की के अलावा सान्या मल्होत्रा और फातिमा सना शेख नजर आएंगी। वहीं इस फिल्म को तलवार बनाने वाली और राजी बनाने वाली मेघना गुलजार डायरेक्ट कर रही हैं। ये फिल्म देश के पहले फील्ड मार्शल की लाइफ पर बेस्ड है। ऑस्ट्रेलिया की स्टार हरफनमौला क्रिकेटर एलिसे पेरी ने कहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम का मजबूत बल्लेबाजी क्रम उनकी टीम के लिए बड़ी चुनौती है। खासकर स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर जैसी खतरनाक बल्लेबाजों को वो महिला बिग बैश लीग में देख चुकी हैं। फिलहाल महिला वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया टीम ने अभी तक अपने 4 मैच जीते हैं। मैग लनिंग की कप्तानी वाली टीम का सामना अब पिछली उपविजेता भारतीय टीम से होगा। पेरी ने कहा कि भारत के साथ उनकी टीम का मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच कराची में चल रहा दूसरा टेस्ट बेहद ही रोमांचक स्थिति में पहुंचता दिख रहा है। खेल के चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी 2 विकेट पर 97 रन पर घोषित की। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 506 रनों का विशाल लक्ष्य दिया, लेकिन जवाब में पाकिस्तान ने गजब पलटवार किया। पाकिस्तान ने दिन का खेल खत्म होने तक 2 विकेट पर 192 रन बनाए और उसके कप्तान बाबर आजम ने शानदार शतक ठोका। साथ ही अब्दुल्ला शफीक भी अर्धशतक जमाकर क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान जीत से 314 रन दूर है तो ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट दूर। आईपीएल 2022 की शुरुआत होने से पहले ही मुंबई इंडियंस को एक झटका लगा है। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव 27 मार्च को होने वाले मुंबई इंडियंस के पहले मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। मुंबई को अपने पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स का सामना करना है। सूर्य कुमार यादव ने चोट के कारण ही श्रीलंका के खिलाफ T20 और टेस्ट सीरीज में हिस्सा नहीं लिया था। उनकी अंगूठी में चोट है। माना जा रहा है कि सूर्य कुमार यादव मुंबई इंडियंस के दूसरे मैच से पहले फिट हो जाएंगे, जो कि 2 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के साथ खेला जाना है। आईपीएल 2022 के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। वॉटसन को टीम का असिस्टेंट कोच बनाया गया है। इसकी जानकारी फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया के जरिए दी। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल चुके वॉटसन पहली बार आईपीएल में कोच के रोल में नजर आएंगे। बता दें कि शेन वॉटसन ने आईपीएल 2020 के बाद प्रोफेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया था। दिल्ली फ्रेंचाइजी ने अजीत आगरकर को भी गेंदबाजी में टीम का सहायक कोच बनाया है। आईपीएल के 15वें सीजन की शुरुआत 26 मार्च से होने वाली है। इससे पहले बीसीसीआई ने टूर्नामेंट के कुछ नियम बदल दिए हैं। अब हर पारी में टीमों को 1 की बजाय 2 डीआरएस मिलेंगे, यानी मैच में टीम 4 डीआरएस ले पाएगी। साथ ही बोर्ड ने हाल ही में मैरिलबोन क्रिकेट क्लब की ओर से बदले गए कैच के नियम को भी टूर्नामेंट में लागू करने का फैसला किया है। एमसीसी के नए नियम के मुताबिक अगर कोई भी बल्लेबाज कैच आउट होता है तो स्ट्राइक बदली हुई नहीं मानी जाएगी और नया बल्लेबाज ही स्ट्राइक पर आएगा।
पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के सिबी जिले में बम धमाके के चलते 4 सैनिकों की मौत हो गई और 6 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। ये एक आईडी हमला था जो सुरक्षा बलों के काफिले के करीब हुआ। सुरक्षा से जुड़े सूत्रों के मुताबिक घटना के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में घेराबंदी कर दी और घायलों को एयर एम्बुलेंस के जरिए कंबाइंड सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया। धमाका उस जगह पर हुआ जहां कुछ मिनट पहले ही राष्ट्रपति आरिफ अलवी एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इसके पहले भी 8 मार्च को सिबी में एक विस्फोट में कम से कम 7 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। यूक्रेन में जारी रूसी हमलों के बीच नाटो के 3 सदस्य देशों के नेता यूक्रेन की राजधानी कीव का दौरा करेंगे। यूक्रेन के प्रति समर्थन दिखाने के लिए यूरोपीय संघ के नेता कीव जा रहे हैं। इस बीच यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा है कि रूसी बलों ने मध्य कीव के पास एक आवासीय क्षेत्र पर गोले दागे, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच भीषण गोलीबारी शुरू हो गई। उन्होंने बताया कि रूसी हमले में कम से कम 1 व्यक्ति मारा गया, जबकि 15 मंजिला आवासीय इमारत में राहत कार्य प्रभावित होने से दर्जनों लोग वहां फंसे रहे। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को अब अमेरिका की तरफ से बड़ी राहत मिली है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि यूक्रेन को जंग में लड़ने के लिए हथियार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में मानवीय सहायता भी भेजी जाएगी और वहां के शरणार्थियों को अमेरिका में जगह दी जाएगी। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट करते हुए दी। उन्होंने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि यूक्रेन के पास हमलावर रूसी सेना के बचाव के लिए हथियार हों। हम यूक्रेनी लोगों की जान बचाने के लिए पैसा, भोजन और सहायता भेजेंगे। ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि ईस्टर के अवसर पर स्कूल की छुट्टियों से पहले कोविड-19 संबंधी सभी यात्रा प्रतिबंधों को खत्म कर दिया जाएगा। ब्रिटेन के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा कि इन बदलावों का अर्थ है कि लोग पुराने अच्छे दिनों की तरह ही यात्रा कर पाएंगे। यात्रा करने वालों को केवल ये बताना होता है कि वो ब्रिटेन में कहाँ रहेंगे और उन्होंने टीकाकरण कराया है या नहीं। फिलहाल यात्रियों को पूरी डिटेल्स के साथ एक फॉर्म भरना पड़ता है, लेकिन 2 दिन बाद से ये अनिवार्यता भी खत्म हो जाएगी। पूरी दुनिया की निगाहें एक और जहां यूक्रेन पर युद्ध पर टिकी हुई हैं, वहीं म्यांमार की सेना हवाई और जमीनी हमले करके बड़े पैमाने पर नागरिकों को निशाना बना रही है। एक मानवीय सहायता संगठन फ्री बर्मा रेंजर्स ने कहा है कि सेना के विमान और हेलीकॉप्टर्स पूर्व म्यांमार के इलाकों में लगातार हमले कर रहे हैं। फ्री बर्मा रेंजर्स ने कहा है कि जमीन पर भी सैनिक अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे हैं, जिससे हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर जा चुके हैं। बता दें कि म्यांमार की सेना ने पिछले साल लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित आंग सान सूची की सरकार को बेदखल कर सत्ता पर कब्जा जमा लिया था। और खबर 40 में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस। नमस्कार।